स्कूल स्टडी पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक लेकर आया हूँ हिंदी का वो विषय जो आसान है और आपको भविष्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंक दिलवाने में सहायक होगा। बिल्कुल आसान सा प्रारंभिक विषय हम उठाएंगे और वो प्रारंभिक विषय है संज्ञा। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो। बिना नाम के चीज़ न होने का मतलब है कि किसी न किसी को हम किसी न किसी नाम से ज़रूर पुकारते हैं। और आपकी भाषा में अगर हम कहें तो ये उसका पुकारना, नाम देना व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहलाता है। परिभाषा क्या बनती है? शुद्ध व्याकरणिक परिभाषा से पहले आपकी गांव की परिभाषा बता देता हूं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, चीज़ का नाम है, देश का नाम है, पर्वत का नाम, किसी भी चीज़ का नाम है, उस चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। शानदार परिभाषा क्या बन सकती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ देखी, मेरे सामने दीवार है, दीवार भी एक नाम है। मेरे सामने लड़का है, लड़के का भी कोई नाम है। पुस्तक है, वो भी एक नाम है। पेन है, ये भी एक नाम है। पंखा है, ये भी नाम है। यानी कि जो नाम है वो संज्ञा है। पुनः एक बार आसानी से आपको परिभाषा याद हो जाए और समझ में भी आ जाए, संक्षेप में बता देता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी की परिभाषा के साथ जैसे का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर हम जैसे लिखते हैं तो उससे क्या पता लगता है कि हमें उसका ज्ञान है। केवल परिभाषा याद नहीं है बल्कि उसका अर्थ और साथ में उसका उदाहरण भी हमें आता है। जैसे मोहन, दिल्ली, पुस्तक। मैं एक चीज़ स्पष्ट आप लोगों के सामने करना चाहता हूं, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। वो चीज़ क्या है? हम इनको रटने की कोशिश करते हैं। आप संज्ञा के मामले में रटे ना, केवल समझें। और समझने का आसान सा तरीका मैं बताता हूं। आपको कोई कहे कि आप 20 उदाहरण दीजिए संज्ञा के, तो आप सोचें ना, आप अपनी आंखें बंद कर लें और आंख बंद करने के पश्चात जो ही आप आंख खोलेंगे, आपको जो चीज़ दिखाई दे वो संज्ञा है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको दिखाई देगी, आप उसका नाम लिख दें। बिना चिंतन किए आप जो भी नाम लिखेंगे वो संज्ञा का सटीक उत्तर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, बिना नाम के इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ये मैंने नाम लिखा मोहन, किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है। और ये पुस्तक किसी चीज़ का नाम है। मुख्य रूप से अगर हम इनके भेद की बात करें तो ये 3 होते हैं। अगर भेद या प्रकार लिखें, हम इनको व्याकरण में 3 नामों से जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक चीज और ध्यान करें, हम यहां भी कई बार शॉर्टकट चल पड़ते हैं, वो गलत तरीका है। कुछ लिख देते हैं व्यक्तिवाचक, अकेला व्यक्तिवाचक नहीं, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी हमें इसके साथ लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम इन तीनों को समझ लेंगे और हमारे सामने सारा संज्ञा का जो अध्याय है वो स्पष्ट हो जाएगा। पहला हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, 3 चीजों को हम इसमें शामिल करेंगे। कौन कौन से 3? व्यक्ति, वस्तु, स्थान।
व्यक्ति का मतलब जो हमने ऊपर लिया था मोहन, जैसे यहां कोई भी एक नाम हो सकता है, वो नाम किस रूप में, जैसे रमेश। दूसरा हमारे सामने क्या है, वस्तु, कोई भी एक चीज, जैसे फूल। स्थान, जैसे कोई भी, भिवानी। इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आपको मिले तो आप मान के चलें वो कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्ति का बोध नहीं करवाती, तीनों चीजों का बोध करवाती है, व्यक्ति का भी, वस्तु का भी और स्थान का भी बोध करवाती है। अब आपको कहा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के 20 उदाहरण दीजिए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, 20 व्यक्तियों के नाम आप लिखेंगे, कोई गलत नहीं कर सकता। आप 10 शहरों के नाम लिखें, 15 शहरों के नाम लिखें, कोई गलत नहीं कर सकता। और सामने आपके जो चीजें रखी हुई उन चीजों के नाम लिखें वस्तु के, तो कोई गलत नहीं कर सकता। इनमें रटने की हमें आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 पे जो हमारी चीज है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, इसमें आपको संपूर्ण जाति या वर्ग का भेद भाव पता लगेगा। संपूर्ण जाति का मतलब पूरा वर्ग, उससे संबंधित सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। परिभाषा क्या बनती है, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति या उस वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल आसान आपको लगेगा, आपके सामने मैं लिख देता हूं, पहाड़। पहाड़ का मतलब क्या है, जो ही हमने पहाड़ शब्द लिखा तो हमारे सामने सारे पहाड़ आ गए, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, भारतीय पहाड़, विदेशी पहाड़, नजदीक का पहाड़, दूर का पहाड़, चाहे कैसे भी हैं, हरियाली वाले पहाड़, बिना हरियाली वाले पहाड़, सारे के सारे पहाड़ किसका बोध करवा रहे हैं, एक संपूर्ण वर्ग का, जाति का बोध करवा रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां कहते हिमालय, हिमालय कहने से क्या पता लगता, केवल एक पहाड़ का हमें बोध होता, तो वो क्या बन जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। लेकिन पहाड़ कहने से सारे पहाड़ उसी में सम्मिलित हो गए, इसलिए हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। एक अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपके सामने गंगा। अब गंगा एक नदी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो गई, एक नदी का नाम है। अगर हम केवल गंगा न कहकर नदी कहें तो नदी कहने से सारी नदियां आ जाएंगी, गंदी नदी, अच्छी नदी, पवित्र नदी, छोटी नदी, विदेशी नदी, भारतीय नदी, बारहमासी नदी, चाहे कैसी भी नदी है, सारी की सारी उस नदी शब्द में आ जाएंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये दोनों में अंतर है। इसको हम एक के रूप में लेंगे तो व्यक्तिवाचक के रूप में जाएगी। जैसे हमने यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कोई भी एक नाम लिया, अगर हमने उसको संपूर्ण रूप में लेना है तो वर्ग का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, जैसे नदी। इस प्रकार ये हमारा दूसरा उदाहरण था जातिवाचक संज्ञा का। तीसरा शब्द है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है, जो किसी भी वस्तु या पदार्थ के भाव का बोध करवाती है, कि इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है वो भाव, वस्तु के अंदर भी हो सकता है, किसी भी चीज के अंदर वो भाव हो सकता है। परिभाषा क्या बनेगी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई बहुत अच्छा दोस्त है जिसको हम मित्र कहते हैं, भाव का बोध होगा इससे। हमारे पास कोई मित्र है तो उससे हमें किसका बोध होगा, मित्रता का, ये हमारा उससे भाव है। जैसे मीठा से किसका बोध होगा, मिठास का बोध होगा हमें, मिठास। खट्टा से खटास का बोध होगा। इसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। देवता, देव से देवत्व, मम से ममत्व, ये सारे के सारे क्या हैं, उन चीजों के भाव हैं। जैसे दास, दास से दासता, ये उसका भाव प्रकट करती है संज्ञा, तो इसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा।
तीन जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपके सामने चर्चा के रूप में प्रस्तुत किए। पहला हमने व्यक्तिवाचक लिया, व्यक्तिवाचक में हमने व्यक्ति वस्तु स्थान को शामिल किया। जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या किया, संपूर्ण वर्ग का बोध करवाने वाले को प्रस्तुत किया। और भाववाचक संज्ञा में हमने किसको लिया, जिससे भाव का बोध होता है। समझने वाली चीज जो इसमें मैंने छोड़ दी है वो है, इनके अलावा भी दो शब्द हमारे पास अतिरिक्त आते हैं जो हमें इनमें समाहित करने होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है, पहला है, आप लोग कभी सुन भी पाए होंगे और जानते भी होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा नाम है समुदायवाचक या समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक से अभिप्राय है जिसमें धातु या पदार्थ का बोध हो। वह संज्ञा शब्द जो धातु या पदार्थ के बोध का आभास करवाता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना धातु है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हम इसमें द्रव्यवाचक में क्या ले सकते हैं, सोना, चांदी, पानी, दूध। ये जो शब्द हैं ये द्रव्य का बोध करवा रहे हैं, धातुओं का बोध करवा रहे हैं, ये द्रव्यवाचक हैं। ये आप सबके सामने एक धातु के रूप में है। इन सब को किस में सम्मिलित कर लिया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा में सम्मिलित कर लिया गया है। और अंतिम जो हिस्सा जो बचता है वो है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। एक ऐसी संज्ञा जो समूह का बोध करवाती है। किसका बोध करवाती है? ये समूह का बोध करवाती है। समूह का बोध किस रूप में होगा? जैसे आप कोई भी एक शब्द बोल कर देखेंगे पता लग जाएगा कि ये एक का बोध करवा रहा है या समूह का। जैसे कक्षा, जो ही शब्द आपके सामने कक्षा आया तो आपको तुरंत पता लग गया कक्षा का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। कक्षा से कभी एक विद्यार्थी का बोध नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हम सेना, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें तुरंत एक ऐसा भाव मन में, एक ऐसा दृश्य मन में आ जाता है जो ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग सैनिकों के रूप में खड़े हैं। ये एक का बोध करवाने वाला नहीं है। मेला, पंचायत, ये जो सारे शब्द हैं वो ये बताते हैं कि वहां संख्या एक से अधिक है। समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 और मुख्य रूप से 3 संज्ञाएं होती हैं। आप सबने इन संज्ञाओं पर ध्यान दिया होगा और आपके ये अच्छे प्रकार समझ में भी आई होंगी। आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, आप जब इनकी तैयारी करें, इनको समझें तो खुद लाभ उठाएं और दूसरों को भी इसका लाभ उठाने का अवसर दें। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दूसरे लोगों को बताने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।